हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि आईसीएसई ने अपने 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपको दोस्तों इस चैनल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ चैप्टर वाइज टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 डील करने वाले हैं, यानी चैप्टर 1 के रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो चैप्टर 1 है दोस्तों बायोलॉजी का चैप्टर 1, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और या उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, इसमें से जो टॉपिक आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो इसमें से हैं कि सेल डिवीज़न के जो फेसेस हैं, यानी एम फेस, G1 फेस, S फेस, G2 फेस और एम फेस के अंदर जो आते हैं प्रो फेस, एना फेस, टिलो फेस, ये सारे फेसेस के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। उसके बाद जो है इसमें हमें पढ़ना है, दूसरा जो मेन होगा वो होगा इसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी क्रोमोसोम के बारे में हमें डील करना होगा। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन, यानी इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेगा 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हमें सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीज़न पढ़ना था और क्रोमोसोम पढ़ना था। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम को डील करेंगे, यानी क्रोमोसोम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्रोमोसोम है क्या। तो देखिए, 9th क्लास में हम लोग ने सेल को पढ़ा था, टिश्यू चैप्टर भी था, लेकिन बेसिक जानकारी आपको सेल के बारे में होनी चाहिए, सेल के ऑर्गेनेल के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम लोग ने देखा था कि जो सेल होता है, सेल का जो सेंटर मान लेते हैं, वहाँ पर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बारे में एक बेहतरीन डिटेलिंग के साथ 9th में दिया गया था कि इसको कंट्रोलर ऑफ दी सेल माना जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल माना जाता है, या हेडक्वार्टर माना जाता है सेल का। ऐसा क्यों है उसको समझेंगे थोड़ा सा। इसके कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें से पहला न्यूक्लियस है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइजोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सिलिया एंड फ्लेजा हो गए। ये सारे जो हैं क्या हैं, ये सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। इसमें से जो आज हम लोग जो क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए जो हमें आवश्यकता है, जानकारी जो है हमें होनी चाहिए न्यूक्लियस की, यानी जो टर्म है क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आखिर न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमें पता है कि ये कंट्रोलर होता है, यानी कंट्रोलिंग पावर इसके पास है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं तो उसको फंक्शन कराने के लिए जो कंट्रोल करेगा, इसको डांटेगा, धमकाएगा कि अच्छे से काम करो, उसके लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का पहला काम है। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज प्रेजेंट रहता है, एक अम्ल प्रेजेंट रहता है, एक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर एक चीज प्रेजेंट रहता है, एक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इस एसिड के अंदर 2 एसिड आते हैं। एक एसिड तो होता है DNA, आपने सुना होगा, और एक एसिड होता है RNA। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड मिलता है, एक को बोलते हैं DNA, एक को बोलते हैं RNA। आपने DNA के बारे में कई बार सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस चैप्टर में हमें DNA को पढ़ना होगा और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। DNA एक न्यूक्लिक एसिड है। अब इस DNA का मुख्य काम क्या होता है, या DNA आखिर है क्या, उसको समझ लेते हैं। यानी कोई मान लेते हैं इंसान का बच्चा, यानी इंसान जो है, इंसान का जो बच्चा होता है वो इंसान ही होता है। कहने का मतलब इंसान जिसके माता पिता के पास एक नाक है तो उसके बच्चे के पास क्या 2 ही नाक होते हैं? नहीं, एक ही नाक होता है। 2 कान होने चाहिए। तो पापा के पास, उसके मम्मी के पास, उसका पेरेंट्स के पास जब 2 कान है तो उसके पास 4 कान नहीं होने चाहिए, 2 ही कान होने चाहिए। ठीक है, उसका रंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारा निर्भर, आंखें कितनी होनी चाहिए,
कितना हार्ट होना चाहिए, कितना लंग्स होना चाहिए, ये सारा जो है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ये डीएनए कैरी करता है। डीएनए कैरी करता है कि आप जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हों वो किस प्रकार के होंगे और किसके हैं तो किस प्रकार। जब मान लेते हैं एक बैगन का गाछ है या ब्रिंजल का जो गाछ होता है उसमें बैगन ही फरेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बैगन का बीज लाएं तो उसको मतलब दिए हम लोग तो जर्मिनेट करने के बाद उससे भिंडी होने लगा, ऐसा होता नहीं है। उसी वो किस कारण नहीं होता है, वो डीएनए के कारण नहीं होता, क्योंकि उसका जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है इस न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए के रूप में है। और वो डीएनए बोलता है कि बैगन है तो तुमको बैगन बनना है, भिंडी का होता तो वो भिंडी का बनता। तो वो डिपेंड करता है इस डीएनए के ऊपर। ये एक आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करता है, आप ऐसा समझ लिया, आनुवांशिक गुणों को आपने सुना होगा ये, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि सेल जो है एक लाइन थी, हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था, रुडोल्फ वर्चो नामक एक जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लाइन कही थी। उसका लाइन क्या था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी हम यहाँ पर सेल नहीं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एवरी सेल, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। यानी जो टिश्यू जो सेल होती हैं पहले से जो मौजूद सेल होंगी उसी से जीरोक्स कॉपी या तो हम बोल लो फोटोस्टेट हुआ दूसरा सेल होता है। यानी हमारे बॉडी में मिलियनों ट्रिलियनों सेल्स हैं तो एक दूसरे के कॉपी हैं, एक दूसरे के जीरोक्स हैं। जैसे हम लोग कोई डाटा है, हम लोग उसको फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो जो डाटा इसमें है जीरोक्स होने के बाद वही सेम डाटा उसके अंदर आता है। तो उसी प्रकार से जितने भी सेल हैं वो डिवाइड करते नहीं है। सेल डिवाइड करता है तो कैसे डिवाइड करता है, अपने आप का जीरोक्स करके डिवाइड करता है। ये बात क्लियर है। तो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एक लाइन थी रुडोल्फ वर्चो की जो बोलती है कि सेल जो है वो अपने आप को सिर्फ फोटोकॉपी करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, ठीक, और कुछ नहीं करता है। अब देखिए सेल को रिप्लिकेट होने के लिए इसके सेल ऑर्गेनिल्स भी रिप्लिकेट होंगे। इसमें जो चीज़ है यानी दूसरा सेल जब बनेगा उसमें भी ये सारे चीज़ होनी चाहिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वोक्यूल्स, ये सारे चीज़ होनी चाहिए। जबकि न्यूक्लियस भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी दूसरे सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए जिसको बोलते हैं, आनुवांशिक गुण जो है, इस डीएनए का जो रूप होता है वो बेहतरीन जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको डिवाइड करना उतना आसान नहीं है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आसानी से अपने आप को डिवाइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको आसानी से क्या बोल सकते हैं डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। अब मान लेते हैं हमारे पास कई वायर्स हैं, यानी कि वायर्स हैं, वायर जो है वो मतलब अपने शेप में नहीं है कि हमको हाफ वायर को काटना है। ये वायर है, ऐसा रहता तो हम हाफ आसानी से कट कर सकते थे इसमें से। अब वायर मान लीजिए हमके पास ऐसा है, अब इसमें बोला गया हाफ इक्वल पार्ट कीजिए आप, कि जो इधर आना चाहिए वही हाफ इक्वल पार्ट इधर आना चाहिए, बहुत मुश्किल है। तो डीएनए का जो भी है ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही हो जाता है। इस वजह से हमें क्रोमोसोम टर्म पढ़ना पड़ता है, यानी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा चलिए आगे समझते हैं कि क्रोमोसोम कहां से आया। इस जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। उस न्यूक्लिक एसिड जो है उसके दो पार्ट हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए है। यानी न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का है, उसके अंदर एक डीएनए के फॉर्म में है, एक आरएनए के फॉर्म में है, ठीक है। डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, स्टोर है, ये बात हम लोग समझे। ये जो डीएनए है, इस डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो कैसा होता है, डबल हेलिक्स में होता है। मान लेते हैं डबल हेलिक्स क्या होगा, एक वायर ऐसी गई, एक वायर ऐसी गई, ये डबल हेलिक्स हो गया। दो वायर जा रही है एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हुए, वही होती है डबल हेलिक्स, उसी को बोलते हैं हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यही डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ये जो डीएनए है, इस डीएनए का जो साइज है, आप मानेंगे इसका लेंथ कितना है या इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी वायर की, तो लगभग लंबाई इसकी 2 मीटर से भी बेसी है। तो जब ये 2 मीटर से भी अधिक लंबा है डीएनए,
तो इसको उस छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करना कितना मुश्किल है। तो इसके लिए इस डीएनए को पैक करने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन को बोलते हैं कि डीएनए को पैक करने के लिए एक प्रोटीन आता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं, उस प्रोटीन का क्या नाम है उसको समझते हैं। उस प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। इस डीएनए को पैक करता है, इसके साइज को छोटा करता है, इसके साइज को छोटा करता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो उलझा हुआ जो वायर था, ये जो डीएनए उलझा हुआ होता है उसको सुलझाता है। उसको क्या करता है? सुलझा के एक ऐसी स्ट्रक्चर में ला देता है जिससे कि उसका साइज डिक्रीज कर जाए, उसका जो 2 मीटर का साइज है इसको बहुत ही कम साइज के अंदर ला दिया जाए। वो हिस्टोन क्या करता है? डीएनए को पैक करने का काम करता है। अब इस डीएनए का ही एक रूप है क्रोमोजोम। इस डीएनए का ही रूप क्या है? एक क्रोमोजोम। डीएनए का एक रूप है क्रोमोजोम। बायो में होता क्या है, अगर शेप चेंज होता जाएगा ना तो नाम भी चेंज हो जाता जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब होता है बायो में कि नेम चेंज। नेम चेंज यानी स्ट्रक्चर चेंज। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई दिया, यानी ये क्या है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, डीएनए। इस डीएनए के ऊपर क्या होता है, इसका जो ये है एक फेरा जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक फेरा। इस एक फेरा के पास प्रोटीन कितनी होनी चाहिए? अगर इस एक फेरा में 8 गो हिस्टोन प्रोटीन यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन, सिंपली 8 हिस्टोन प्रोटीन अगर आ जाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है न्यूक्लियोसोम। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलने लगेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलने लगते हैं। और ये इसी तरह के कई न्यूक्लियोसोम जब अपने आप को कोइल्ड करते हैं या फोल्ड करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसमें आपको वायर के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? हिस्टोन प्रोटीन से भरा हुआ। उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है क्रोमेटिन फाइबर। और ये क्रोमेटिन फाइबर जब और तेजी से और ज़्यादा पैक होता है या और ज़्यादा लूप बनाता है, अपने आप को फोल्ड करता है, तो वो एक निर्माण करता है क्रोमेटिड का। और वो क्रोमेटिड जो है, यही क्रोमेटिड अपने आप को, ये जो है पूरा, इसके अंदर पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। और ये क्रोमेटिड जो है अपने आप को रिप्लिकेट करता है और अपने आप को बोल सकते हैं फोटोकॉपी करता है। ऐसा स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है जो कि 2 को दिखता है, हमको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोजोम। इससे यहाँ तक बनने का क्या कारण है, रीज़न क्या है? डीएनए था बाबू, डीएनए से क्रोमोजोम तक क्यों बना और इसका आवश्यकता क्या है, इसको समझिए। सेल डिवीज़न के दौरान अगर मानिए इसको अगर हाफ कट करेंगे तो आधा इन्फॉर्मेशन जाएगा, आधा इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। इस रूप में इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जब इसको कट कर देंगे तो आधा इन्फॉर्मेशन उसके पास गया, आधा इन्फॉर्मेशन तो रह ही गया। यानी ये आधा ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको आधा इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं पा रहा है। यह बहुत मुश्किल था। इसके लिए ये स्ट्रक्चर इसको पैक करता है, ये चीज़ को पैक करते गया और ऐसा रूप में कर दिया। अब देखिए ये जो है, ये जो चीज़ है इसी का फोटोकॉपी है ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसी का फोटोकॉपी है। अब यही इन्फॉर्मेशन जब दूसरे सेल में हमको देना होता है ना, ये क्या करता है, अपने आप को बीच से ही कट कर लेता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन था वही सेम इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो यही इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाता है, ये अपने पास एक इन्फॉर्मेशन रख लेता है। इसीलिए क्रोमोसोम शेप का हमें ज़रूरत था। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको सेल के फेजेस पढ़ाएंगे, सेल साइकिल के फेजेस पढ़ेंगे उस दौरान। तो क्रोमोसोम के बारे में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, तो आपको सिंपल से जवाब देना है। क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ मिलता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। क्योंकि ये पूरा फंक्शन कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। सब बता दिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ मिलता है, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, आपको मिलेगा।
ये किस किस चीज से क्रोमोसोम बना हुआ है, क्रोमोसोम किस किस कंपोस्ट ऑफ, क्रोमोसोम कंपोस्ट किस किस चीज़ से है, तो दो चीज़ आपको अंदर दिखाई दे रहा है। एक तो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, इस पूरे में डीएनए जा रहा है, और यहाँ से इंक्लूड क्या हुआ, दूसरा चीज़ वो हुआ हिस्टोन प्रोटीन। क्या आया, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है पैकेज करने का, डीएनए अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। बस डीएनए का जो भागीदारी होता है क्रोमोसोम के अंदर वो 40% होता है, और हिस्टोन का भागीदारी जो है वो 60% होता है। यानी पैकेज करने का मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो डीएनए है इतना लंबा है कि इसको पैक करना बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर हो गया। अब इसका मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का, ये समझिए। मेन फंक्शन क्रोमोसोम कुछ नहीं करता है, ये सेल डिवीज़न के दौरान काम देता है। मेन फंक्शन जो इसका है वो सेल डिवीज़न के दौरान है। सेल डिवीज़न के दौरान ये मेन फंक्शन अपना रोल निभाता है, क्योंकि सेल डिवीज़न जब होता है ना, सेल के अंदर डिवाइड जब होता है, वो क्रोमोसोम के रूप में डीएनए डिवाइड करता है। ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता डीएनए, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा कि टोटल इन्फॉर्मेशन जो इसके पास था वो सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास चले जाए। वो सेल डिवीज़न के दौरान इसका मेन रोल निभाता है। ठीक है। अब जो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रक्चर है। सेम जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, यही सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका कुछ इसी प्रकार से रहता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसका जो है अलग अलग पॉइंट पे इसका अलग अलग नाम है, जो कि आपको सेल डिवीज़न के दौरान बहुत ज़रूरी होगा। ये जो बीच में पॉइंट है, जो कि ये दो को कॉपी को जोड़ रहा है, यही सेम जीरोक्स का जो यहाँ पर दूसरा जो जीरोक्स है, ये दोनों जीरोक्स ही हैं, अपने आप के मतलब एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों को जोड़ता है। जो बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर याद रखना है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सेल डिवीज़न के दौरान ये बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। ये जो पार्ट है, जो आर्म दिखाई दे रहा है, दो गो आर्म जो दिखाई दे रहा है, ये जो आर्म दिखाई दे रहा है आपको, इस दोनों आर्म को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि यहाँ देखिए यही क्रोमेटिड जाके अपने आप को डिवाइड किया था, इसीलिए दो एक ही जैसे हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों जो है आपको दिखाई दे रहा है, जो आर्म दिखाई दे रहा है, जो आर्म्स दिखाई दे रही हैं क्रोमोसोम के, जो दो आर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड। और जो ये दोनों आर्म को सेंटर में जोड़ता है उसको सेंट्रोमियर। और ये जो पार्ट है इसका टिप वाला पार्ट, यानी कि टर्मिनल रीजन जो है इसका, टर्मिनल रीजन ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल रीजन। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेलोमियर। इसका क्या नाम है, टेलोमियर। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये इसका डायग्राम हो गया क्रोमोसोम का। ये दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कॉपी हैं। ये दोनों कॉपी को बीच में एक पॉइंट जोड़ता है, जिसको सेंट्रोमियर करते हैं। ये जो लास्ट टिप है दोनों का, इसको टेलोमियर बोलते हैं, या तो टर्मिनल रीजन को टेलोमियर कहा जाता है। ये क्रोमोसोम का जो बेसिक था वो मैंने आपको बताया, जो कि आपको सेल डिवीज़न हम लोग जब पढ़ेंगे फेसेस में आपको काम देगा। ठीक है, होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डीएनए का जो है, इसके बाद वाला वीडियो मैं आपको डीएनए के बारे में समझाऊंगा कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करता है, और डीएनए के अंदर होता क्या है एक्चुअली, किस तरह का चीज़ से ये डीएनए बना होता है, उसके बारे में डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो में क्या कमी रहा या क्या छूट गया मुझसे, जो मुझे अगले वीडियो तक में अच्छे से करना चाहिए। तो अगर आप नोट्स वगैरह भी चाहते हैं तो नोट्स जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। नोट्स जो है मैं चैप्टर ख़त्म होते ही नोट्स को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक का नोट्स देना थोड़ा मुश्किल है। तो चैप्टर ख़त्म होते ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट वीडियो जो चैप्टर का होगा उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको नोट्स तक लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।